बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने, आपको याद होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 6 एटवुड मशीन वाली प्रॉब्लम की थी। मीन्स वो प्रॉब्लम जिसमें पुली, स्ट्रिंग और ब्लॉक का कनेक्शन होता है, उससे जो प्रॉब्लम बनेगी उसको डिस्कस किया था। नाउ अब आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, आज के लेक्चर में हम लोगों को उन प्रॉब्लम को डिस्कस करना है जो विदाउट पुली और स्ट्रिंग, जिसमें ना तो पुली होगी और ना स्ट्रिंग होगी, उसको डिस्कस करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, कंटिन्यूटी की बात करूंगा तो एग्जाम्पल नंबर 7 आएगा और आज के लेक्चर का हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है ये एंड आयरन। अब देखिए इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहां पर कहीं पर भी पुली और स्ट्रिंग अटैच नहीं है, ठीक है ना। तो एन आयरन स्फीयर वेट 10 न्यूटन, ये आयरन का स्फीयर है, इसका वेट आपको गिवन है 10 न्यूटन, ठीक है ना, एट रेस्ट। और वो कैसा है, वो रेस्ट पे है, ठीक है ना, और इन अ वी शेप। तो ये एक वी शेप जो है, एक वॉल का असेंबली है, उसमें रेस्ट पे है। हाँ, ये मेंशन्ड है कि इट इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि वो इक्विलिब्रियम पे है, वो ट्रांसलेट और रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। हुज साइड्स फॉर्म एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट आर द नॉर्मल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑन द स्फीयर इन द केसेस शोन इन फिगर। दो केस गिवन है, फिगर ए एंड फिगर बी। दोनों केस में आपको क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द वॉल, दैट मीन्स बाय द वॉल ए एंड बाय द वॉल बी ऑन द स्फीयर। नॉर्मल फोर्सेज मीन नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द वॉल ए, वॉल बी ऑन द स्फीयर। चलिए मैं पहला फर्स्ट केस डील करता हूं। तो सबसे पहले मैं इस केस को डील करता हूं, जो फर्स्ट वाला केस है। पहले मैं इसको डिस्कस करते हैं। आपको तो इसको डायग्राम को दोबारा प्लॉट करना पड़ेगा बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन था। अब मैं तो इसी में ही चीजों को डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि सारे स्टेप्स स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। पहला क्या होता है, टू डिस्कस द मोशन। यहां पर बता ही दिया गया है कि सिस्टम इज एट रेस्ट, तो मोशन नहीं हो रहा है। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। तो एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर इन केस 1, इन केस 2 0, ठीक है। नाउ इसके बाद फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड केस के ये आ गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भाई अगर 2 ब्लॉक्स हैं या 3 ब्लॉक्स हैं तो उनके एक्सीलरेशन में रिलेशन क्या आएगा। यहां पर तो केवल एक सिंगल बॉडी है, तो सिंगल बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है हमको पता लग गया, 0 है। वो स्टेप भी हमारा खत्म हो गया। थर्ड क्या होता है, बस FBD बनाइए, क्लियर हुआ ये। और जैसे ही FBD फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए भाई मैं यहीं पर लिखूं, मैं क्या करूंगा, आप लिखेंगे FBD ऑफ द स्फीयर इन फिगर ए, इन केस ए की बात करूंगा। मैं यहीं प्लॉट कर देता हूं। देखो सबसे पहला फोर्स होता है mg। फोर्स का ऑर्डर मैटर करता है, मैं फिर से बोल रहा हूं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने में अगर आपने फोर्स के ऑर्डर को गड़बड़ कर दिया तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगी, अच्छे प्रॉब्लम है। पहला फोर्स बेटे आता है mg, तो फर्स्ट फोर्स आ गया mg और mg हो गया ट्रू वेट, ये हो गया 10 न्यूटन, ये आपको गिवन है ये, ठीक है। सेकेंड फोर्स आता है नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शंस 2 आएंगे बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन कब आते हैं, जब बॉडी का कांटेक्ट किसी रिजिड सरफेस से होता है और यहां पर बॉडी, ये स्फीयर 2 रिजिड वॉल के कांटेक्ट में आ रहा है। हाँ, ये स्फेरिकल बॉडी है, ये आपको स्फीयर गिवन है और स्फीयर या सर्कल पे जो नॉर्मल होता है वो रेडियल लाइन से कोइंसाइड कर जाता है, क्लियर हुआ ये, सेंटर से पास करता है, क्लियर हुआ ये। अब देखो बेटे नॉर्मल रिएक्शन की मैं अगर बात करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे 2 आएंगे। एक आएगा बाई वॉल ए। अब मैं बना रहा हूं मैं स्फीयर को देख रहा हूं, तो स्फीयर का जो पार्ट टच करेगा वो बैक हो गया, सामने हो गया फ्रंट, बैक टू फ्रंट सरफेस के नॉर्मल। स्फेरिकल सरफेस के नॉर्मल अगर होगा तो सेंटर से पास करेगा, तो ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब बेटे ये वॉल ए से आ रहा है तो मैंने करस्पॉन्डिंग इसको NA लिख दिया। ऐसी एक नॉर्मल रिएक्शन बी से आएगा, स्फीयर का जो पार्ट टच करेगा वो बैक हो जाएगा, सामने फ्रंट होगा और ये स्फेरिकल बॉडी है तो सामने ऐसे आएगा कि सेंटर से पास करेगा, तो ये सेंटर से पास करेगा और इस तरह से आगे चला जाएगा। ये हो गया NB नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द वॉल B ऑन द स्फीयर, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट 4 बेटे टेंशन आता है, नहीं आएगा बिकॉज इस टेंशन तब आएगा जब बॉडी स्प्रिंग से अटैच्ड होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्स आता है स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर स्प्रिंग नहीं है। नेक्स्ट फोर्स बेटे आता है सूडो फोर्स, नहीं आएगा बिकॉज सॉल्व करने वाला अगर ऑब्जर्वर मेंशन नहीं है तो दोनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे अगर ऑब्जर्वर मेंशन नहीं है तो दोनों ही केसेस में जो सॉल्व करने वाला ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर इन ग्राउंड है। कौन सा है? ऑब्जर्वर इन ग्राउंड। एग्री करते हैं बच्चों हैं? ठीक है, तो सूडो फोर्स में नहीं आएगा, सारे फोर्स बन गए। अब इसके बाद याद करिए, फिर बात आती है कि किस फोर्स को ब्रेक करना है कंपोनेंट्स में। याद करिए किस फोर्स को ब्रेक करना हमको है कंपोनेंट्स में। ठीक है, उसके लिए देखा जाता है कि मोशन कहां हो रहा है। याद करिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एक्सपेक्टेड मोशन कहां हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोशन नहीं होता है, जैसे कि यहां पर सामने आ गया, यहां मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम मोशन एक्सपेक्ट करेंगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो स्फीयर है वो इस वाली वॉल पे ऊपर चढ़ जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये स्फीयर जो होगा कभी इस ऐसे बाहर नहीं आ सकता है। वो हमेशा जो है अगर चलेगा भी तो आगे की तरफ वॉल ए पे आगे चलेगा। तो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हो गई वो हॉरिजॉन्टल हो गई। तो जो भी फोर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होते हैं या उसके परपेंडिकुलर होते हैं, अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग तो कोई भी फोर्स नहीं आ रहा था, ना mg आया, ना na आया, ना nb आया। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर देखिए Na और mg आ गए, मींस Na और mg को मैं रिजॉल्व नहीं करूंगा, ब्रेक नहीं करूंगा कंपोनेंट्स में। लेकिन बच्चों अगर गौर करिए nb की बात करिए तो mg ना तो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है और ना उसके परपेंडिकुलर है। तो 100% हम nb को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में। एग्री करते हैं? और कंपोनेंट्स भी ऐसे बनाएंगे कि उसका एक कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग हो जाए और एक जो सेकंड कंपोनेंट है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो जाए। एग्री करते बच्चे हैं? बच्चों बहुत इजी है। अगर मैं यहां से वॉल ए के पैरेलल लाइन प्लॉट करूंगा बिकॉज यही है एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये एंगल 60 बेटे अगर होगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री का ही आ जाएगा। सही है? ये कैसे आ जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल चेक कर लीजिए, ये और ये पैरेलल है और वॉल बी ने कट किया तो नेचुरली ये वाले एंगल इक्वल आएंगे, 60 आ गया। एग्री करते हैं बच्चे? अब ध्यान दो बच्चे, ये अगर 60 हो गया, ठीक है ना, और ये NB नॉर्मल है इस वॉल पे तो पूरा एंगल 90 है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो डेफिनेटली 30 डिग्री आ जाएगा। शायद मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब बच्चे NB देखो, NB इधर है और NB का एंगल एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ में 30 डिग्री का आ गया। तो NB के दो पार्ट हो गए, एक NB का इधर वाला पार्ट आ गया, यस, ये आ गया NB, और ये जहां एंगल 30 है वहां पर cos 30 आ जाएगा, जहां एंगल थीटा होगा वहां पर ये आएगा। और NB का जो साइन वाला पार्ट होगा वो ऐसे आएगा कि cos के परपेंडिकुलर, लेकिन cos के ऊपर नहीं आ पाएगा, ऐसे आएगा कि जिसको रिजॉल्व करना है, जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं कंपोनेंट्स में, वो cos और साइन के बीच में आ जाए। तो साइन वाला पार्ट ये इसके cos के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएगा ताकि NB इन दोनों के बीच में आ जाए। तो ये आ गया NB साइन थीटा साइन ऑफ 30 डिग्री, और ये NB कैंसिल कर गया। अब जो काम अकेले NB कर रहा था वही काम NB cos और NB साइन मिलके करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो, देखिए सारे फोर्सेस, अब NB गायब हो गया, अब mg आ गया, Na आ गया, NB cos NB साइन, सारे जो फोर्स आ गए वो या तो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है या उसके परपेंडिकुलर है। और हमें ये दिख रहा है कि भाई ये रुका हुआ है, दैट मीन्स इसका एक्सीलरेशन कितना है? 0 है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब बताइए, ये राइट जा रहा है? नहीं। लेफ्ट जा रहा है? नहीं। तो मतलब राइट वाला फोर्स इक्वल टू क्या होगा? लेफ्ट वाला फोर्स। एग्री कर रहे हैं? देखो ध्यान दे दीजिएगा, क्या ये ऊपर गया? नहीं। हम इसको राइट लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग भी नो एक्सीलरेशन है और ना ये उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो देखो, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस आ रहे हैं? वर्टिकल अप फोर्स, ये रुका हुआ है ना, तो वर्टिकल अप फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वर्टिकल डाउन फोर्स। ठीक है ना? तो पहली बात तो वर्टिकल अगर हम बैलेंस करेंगे तो वर्टिकल अप फोर्स, वर्टिकल अप में देखो देखिए Na आ गया, और वर्टिकल डाउन में देखिए जो आ गया वो mg भी आ गया, और साथ में देखो देखिए NB साइन भी डाउन लग रहा है, तो ये आ गया NB साइन ऑफ 30 डिग्री।
क्लियर हुआ ये? एन ए अपवर्ड, तो एन ए इक्वल टू क्या आ गया, एन बी साइन थीटा प्लस एम जी। क्लियर हुआ? वेट हमें कितना देर, ये आ गया वेट हमें दे रखा 10 न्यूटन, ये हो गया एन बी साइन 30 इज 1/2 और ये एन ए, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट वाला फोर्स इक्वल लेफ्ट वाला फोर्स, राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है, एन बी कॉस ऑफ 30 डिग्री। लेफ्ट डायरेक्शन में देखिए कितना फोर्स है, देखिए भाई, देखिए एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड, एन बी साइन वर्टिकल डाउनवर्ड, एन ए वर्टिकल अपवर्ड और एन बी कॉस हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये? अब ये रुका हुआ है ना, तो राइट वाला फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स होना चाहिए। लेफ्ट में लेफ्ट देखो, देखिए इसमें राइट तो आ गया एन बी कॉस 30, लेकिन इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसके पीछे की तरफ कोई फोर्स देखिए लेफ्ट साइड में नहीं आ रहा है, और अगर ये फोर्स होगा तो ये 100% बॉडी क्या करेगी, मूव कर जाएगी। जबकि क्या गिवन है ये कि रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे कब हो सकती है, जब इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। बोलो भाई फोर्स बैलेंस होना चाहिए। इसको ऐसे देख लीजिए, राइट वाला फोर्स इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट वाला फोर्स। राइट में आ रहा है एन बी कॉस थीटा और लेफ्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है। देखो लेफ्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो राइट वाला फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स कर दिया। क्लियर हुआ? यहां से देखो, देखिए जैसे मैंने सॉल्व किया तो यहां से एन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जैसे बेटे एन बी 0 आ गया तो मैंने एन बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो यहां से हमारे पास में एन ए कितना आ गया, 10 न्यूटन। तो हम लोगों ने इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द वॉल ए एंड वॉल बी ऑन द स्फीयर ये फाइंड कर लिया। क्लियर है ये? ठीक है, तो अब हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। करना वही आपको है, एक बार सीखा आपने, सेकंड को स्क्रीन पॉज करके पहले आप सेल्फ सॉल्व करेंगे और फिर आप जो रफ में आपका जो आंसर आया हुआ है उसको आप फिर मेरे साथ में फेयर भी करेंगे और साथ में टैली भी करेंगे कि आपका आंसर राइट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रॉब्लम पर भी आते हैं। यहां पर अभी देखो, देखिए गिवन है कि भाई ये तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो मतलब सारे फोर्स बैलेंस होंगे। आप डायग्राम दोबारा बनाएंगे, मैं तो इसी में कर दूंगा, लिखेंगे एफबीडी ऑफ द स्फीयर। और बच्चे एफबीडी ऑफ स्फीयर भी यही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? बिकॉज एफबीडी में उस बॉडी को बनाते हैं और बॉडी से जो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो बॉडी से डायरेक्टली अटैच देखो, देखिए वॉल बी भी आ रही है और वॉल ए भी आ रही है, तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा एफबीडी। यहां भी मैंने इसी में सॉल्व क्यों कर दिया, बिकॉज यही तो बनेगा एफबीडी। स्फीयर का जब मैं बनाऊंगा एफबीडी, तो स्फीयर और स्फीयर से अटैच्ड वॉल ए भी है और वॉल बी भी है, दोनों को प्लॉट किया मैंने, तो यही बन गया एफबीडी। क्लियर हुआ ये? अब इसके बाद में क्या करना होता है, फिर पहला स्टेप क्या होगा कि भाई मोशन को डिस्कस करिए, बता ही दिया गया है रेस्ट पे है। इसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है, आप देखिए कि जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब के एक्सीलरेशन में रिलेशन। यहाँ तो एक ही बॉडी है और बता भी दिया गया है कि उसका एक्सीलरेशन 0 है, वो रुका हुआ है। थर्ड स्टेप क्या आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, बस वो करना है, लिख दिया हम लोगों ने कि एफबीडी ऑफ द स्फीयर। पहला फोर्स mg, फोर्स का ऑर्डर आपको याद ही हो गया होगा। पहला फोर्स mg आएगा, mg सेंटर पे लगेगा, बिल्कुल सिमेट्री मेंटेन है, देखिए सिमेट्री मेंटेन है, तो एग्जैक्टली जो सेंटर से लाइन बनेगी वो इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा, बिकॉज डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिक बनाया गया है। तो ये आ गया mg विच इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द स्फीयर एंड वेट इज गिवन एज 10 न्यूटन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर नॉर्मल रिएक्शन 2 आएंगे, ठीक है ना। ये वॉल ए से आएगा, जो टच करेगा पार्ट स्फीयर का बैक हो जाएगा, बैक टू फ्रंट, और सेंटर से कॉन्साइड करेगा, तो ये आपका आ गया एन ए। ऐसे देखो, देखिए बी वाले से भी जो है बैक टू फ्रंट सरफेस के नॉर्मल, ये आ गया एन बी। आपको एन ए और एन बी ही फाइंड करने हैं। ठीक है, ये बच्चे क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट सारे, अब इसका टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, सुडो फोर्स कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता हमारा है कि भाई देखते हैं कि एक्सपेक्टेड मोशन कहां होगा या मोशन कहां हो रहा है। या मोशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम मोशन, एक्सपेक्टेड मोशन की बात करें तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि स्फीयर अपने आप इसके ऊपर चला जाए, वॉल पे ना, कभी वॉल पे आ जाए। अगर सोचिए स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, स्फीयर का mg नीचे लग रहा होगा, तो अगर हम अचानक मान इसकी टेंडेंसी, इस स्फीयर की टेंडेंसी कहाँ जाने की है, ऊपर जाने की, वॉल ए पर ऊपर चढ़ने की, वर्टिकल ऊपर जाने की, या वॉल बी पर ऊपर चढ़ने की, कहीं नहीं है। इसकी टेंडेंसी चाह तो रहा है कि अर्थ पुल कर रहा है, तो ये वर्टिकल नीचे आना चाह रहा है।
तो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो ये हो गया एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर हुआ? ठीक, समझा ना? ये हो गया एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इन फिगर 2 इन केस 2। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जो फोर्सेस इस लाइन के अलोंग होंगे और जो इस लाइन के अलोंग होंगे, जो उस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन के नॉर्मल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, उनको रिजॉल्व नहीं करा जाएगा। क्या mg को रिजॉल्व करूंगा? नहीं करूंगा, बिकॉज mg देखो देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग आ रहा है। हाँ, क्या मैं na nb करूंगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज na और nb में कोई भी ना तो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है और ना उसके परपेंडिकुलर है। एग्री करते हैं बच्चे हैं? ठीक है, अब हम इसको na को ऐसे ब्रेक करेंगे कि उसका एक कंपोनेंट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग आए और एक उसके परपेंडिकुलर आ जाए। तो यार देखो, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन तो के नॉर्मल मैंने लाइन प्लॉट करी, ये लाइन, ठीक है ना, ये हो गया लाइन नॉर्मल टू द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, ध्यान दो बच्चे, समझने की ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो हो, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि देखिए, हमको अगर इनमें से कोई भी एक एंगल मिल जाए, समझिएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, सॉरी ये तो उसके परपेंडिकुलर आ गया, और अगर हम इसी के एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो ये वर्टिकल आएगा। तो मेरे को कोई भी एक एंगल मिल जाए, ठीक है ना, हमारी बात बन जाएगी। देखो ध्यान देना बेटे, ये वाला एंगल 30 होगा, एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, इसका सिमेट्री मेंटेन थी। अब बेटे अगर ये वाला एंगल 30 हो गया, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आप अगर बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये स्लांटिंग कट कर रही है, तो डेफिनेटली ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 30 डिग्री का ही आएगा। सही है? एग्री करते हैं? देखो बेटे, NA जो है वो वॉल A पर कैसा है? परपेंडिकुलर। NA जो आ रहा है, देखिए, वो वॉल A पर कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो ओवरऑल एंगल 90 होगा, 30 चला गया, कितना बच गया? 60 डिग्री का। यस, अब NA का एंगल वर्टिकल लाइन से 60 हो गया, सिमेट्री मेंटेन्ड है, तो करस्पॉन्डिंगली अगर मैं NB की बात भी करूंगा तो NB का मोश का एंगल भी वर्टिकल लाइन से 60 डिग्री ही बनेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, बिकॉज सिमेट्री मेंटेन्ड है। अब हम NA के कंपोनेंट करेंगे। देखो डायग्राम को थोड़ा समझिएगा। अब ये एंगल बेटे 60 है, ठीक है, तो जहां पर एंगल अब ये ऊपर जा रहा है तो कॉस ऊपर जाएगा ये, तो NA का cos 60, यस, तो ये आ गया NA cos ऑफ 60 डिग्री ऊपर लग गया, और NA का जो साइन वाला पार्ट आएगा ये आएगा, ये होगा NA साइन ऑफ 60 डिग्री। ऐसी देखो देखिए, NB का ये थीटा है इधर की तरफ, तो वर्टिकल अप ऊपर की तरफ तो आ गया NB cos थीटा, तो cos ऑफ 60 डिग्री, और साइन वाला पार्ट cos के नॉर्मल और इसको बीच में ले लेगा, तो साइन वाला पार्ट देखिए इधर आ रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये है NB का साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? ठीक, अब देखिए NA गायब हो गया, NB गायब हो गया। अब हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 5 फोर्सेस आ गए। फर्स्ट mg, सेकेंड NA cos 60, थर्ड NA sin 60, फोर्थ NB cos 60, फिफ्थ NB sin 60। क्लियर हुआ ये स्फीयर कैसा है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे अगर है तो नेचुरल सी बात है कि इसका जो एक्सीलरेशन है 0 है, मतलब वो ना तो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग जा रहा है और ना उसके नॉर्मल, कहीं मूव ही नहीं कर रहा है। तो देखो, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन वर्टिकल है, तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होंगे, और वर्टिकल फोर्स कैसे होंगे? बैलेंस होंगे, और साथ में ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होंगे। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स केवल 2 आ रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे देखिए NB sin 60 इधर आ रहा है और NA sin 60 इधर आ रहा है, दोनों अपोजिट हैं। क्लियर हुआ ये? और रुका हुआ है, मतलब फोर्सेस बैलेंस होंगे, जितना फोर्स राइट साइड लगेगा उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। तो राइट वाला फोर्स कितना देखो आ रहा है, राइट वर्ड फोर्स कितना हो गया? NA साइन ऑफ 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स कितना हो गया? NB साइन ऑफ 60 डिग्री। यहां से बेटे हमें क्लियर हो गया कि NA और NB इक्वल आ गए, और जो आने भी थे बिकॉज एग्जैक्टली सिमेट्री मेंटेन हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने क्या करा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फोर्स को बैलेंस किया।
अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करिए। वर्टिकल अब फोर्स, जो वर्टिकल अब दो आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, एन ए cos 60 प्लस एन बी cos ऑफ 60, दो इक्वल टू वर्टिकल डाउन फोर्स mg और mg विच इज कितना 10 न्यूटन्स, एंड na इक्वल टू बेटे nb है, ठीक है। तो na, ये जो nb लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं na, तो na ये बाई 2 1/2 प्लस na बाई 2, तो ये na आ गया। तो बेटे यहां से na इक्वल टू आ गया 10 न्यूटन और nb इज आल्सो इक्वल टू na, तो 10 न्यूटन। तो हमारा इस सेकेंड वाले डायग्राम का आंसर आ गया कि na इक्वल्स टू nb इक्वल्स टू 10 न्यूटन। क्लियर हुआ बच्चे ये? तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7 कर लिया, 7th एग्जाम्पल कर लिया हम लोगों ने, देखा हम लोगों ने कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पे आएंगे। देखिए इसमें भी कहीं पर भी कोई स्प्रिंग और पुली इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजेंटली, किसी एंगल पर भी हो सकता है, मैंने इस बार फोर्स को अप्लाई किया हुआ है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऑन द मास m1 एज शोन इन फिगर, एंड नाउ फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक पे कितना एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द m1 ऑन m2, m1 m2 पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड द थर्ड वन इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, ईच ब्लॉक पर कितना रिजल्टेंट फोर्स आएगा, कितना नेट फोर्स आएगा। एग्री करते हैं? तो वन बाय वन हम लोग चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि अगर कभी भी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की प्रॉब्लम आएगी तो नेचुरल सी बात है उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या होता है, टू डिस्कस द मोशन, ठीक है ना, मोशन को डिस्कस करेंगे। तो सरफेस ये स्मूथ है, गिवन आपको है ये, तो अगर इस डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे माइन्यूट सा भी फोर्स आ गया तो फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है तो उसका वो काउंटर अपोज नहीं करेगा। एग्री करते तो बॉडी तुरंत इंस्टेंटेनियसली मूव कर देगी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि m1 मूव करेगा, और जब m1 मूव करेगा तो अपने साथ में वो m2 को भी आगे लेके जाएगा, बिकॉज बॉडीज को रिजिड माना जाएगा। अगर m2 वहीं रुका रहेगा और m1 आगे चला जाएगा तो m1 दब जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। m1 श्रिंक कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो m1 और m2 दोनों मूव करेंगे और दोनों का जो मोशन बेटे होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होगा। एग्री करते हैं? ठीक है। अब बच्चों ना ध्यान दो, अब अगला स्टेप ये होता है कि भाई ये तो क्लियर हो गया, दोनों का जो मोशन होगा वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होगा, कि दोनों ही जो है वो हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में ट्रेवल करेंगे। फिर अब अगला स्टेप आता है कि दोनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन फाइंड करना, कि सिर्फ भाई m1 का a1 है, m2 का a2 है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा। बच्चों मुझे पता है कि जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में आता है वही रिलेशन वेलोसिटी में आता है, वही रिलेशन एक्सीलरेशन में आता है। जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में आता है वही रिलेशन वेलोसिटी में आता है और वही रिलेशन एक्सीलरेशन में आता है। आप गौर करिए, दिख रहा सामने कि बच्चे अगर m1 x अमाउंट आगे जाएगा, मैंने x क्यों बोला, बिकॉज मोशन x में हो रहा है, ठीक है ना, तो m2 भी कितना आगे जाएगा, क्या m2 2x जाएगा, कि m2 x/2 जाएगा। कॉमन सेंस देखिए, दोनों अटैच्ड हैं एक साथ और बॉडी रिजिड है, तो अगर m1 x आगे जाएगा तो m2 भी x अमाउंट आगे जाएगा। एग्री करते हैं? तो ये कन्फर्म है यहाँ पर कि भाई हम कह सकते हैं जितना डिस्प्लेसमेंट a का होगा उतना ही b का होगा। जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में आएगा वही रिलेशन वेलोसिटी में आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ a और b भी इक्वल होगी और एक्सीलरेशन ऑफ a और b भी इक्वल होंगे। एग्री करते हैं? तो यहाँ पर तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एक्सीलरेशन ऑफ a और b इक्वल आएंगे। तो भाई यहाँ पर एक बात क्लियर की कि एक्सीलरेशन ऑफ a और b इक्वल हैं, तो से उसको हमने पहले a एज्यूम कर लिया, तो मैंने यहाँ पर ओनली a और a लिखा हुआ है, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब क्या करना होता है, जितने ब्लॉक्स होंगे उतने क्या बनेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, जितने ब्लॉक्स होंगे उतने क्या बनेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। पहले हम m1 का प्लॉट करेंगे, FBD बनाइए। m1 को ड्रॉ करिए, जिस बॉडी का बनाना होता है FBD उसको कंप्लीट प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं उससे डायरेक्टली अटैच क्या आ रहा है। इससे डायरेक्टली अटैच जो ग्राउंड सरफेस है और साथ में A से डायरेक्टली अटैच्ड B की सरफेस भी आ रही है, B की सरफेस भी आ रही है, और साथ में इससे डायरेक्टली अटैच्ड मैनुअली एक फोर्स F अप्लाई किया गया है बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर हुआ ये?
ये आ रहा है, इतना बनेगा, ये डायग्राम बनेगा FBD ऑफ ए के लिए, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, ड्रॉ ऑल फोर्सेस। यस, एक फोर्स तो F तो बन ही गया, F तो बाहर से आ ही रहा है, F तो लग ही रहा है वैसे। और ऑर्डर क्या होता है, पहला फोर्स बेटे mg आया, तो इसका मास m1 है तो m1g आएगा। यहाँ से बच्चे देखो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसको मैंने m1 पे लिख दिया मैंने n1। एक नॉर्मल रिएक्शन और भी आएगा बच्चे, क्योंकि बॉडी इस बार जो बॉडी A है वो B की भी रिजिड सरफेस के कोऑर्डिनेट में है, तो हमें बनाना है FBD ऑफ m1। तो m1 वाले ब्लॉक का जो पोर्शन टच करता है वो बैक हो जाएगा, तो बैक टू फ्रंट, जो टच करेगा वो बैक कहलाएगा हमेशा, सामने वाला फ्रंट हो जाएगा, बैक टू फ्रंट सरफेस के नॉर्मल, इसको मैंने लिख दिया n0। इसके बाद नेक्स्ट फोर्स टेंशन नहीं आएगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा, सूडो फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। अब जब सारे फोर्स आ गए, फिर देखा जाता है कि ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है। ये ब्लॉक जा रहा है राइट साइड में विद एक्सीलरेशन A। क्या किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज सारे फोर्सेस देखिए या तो मोशन के अलोंग है या उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मोशन के परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो ना ये ऊपर गया ना ये नीचे गया, यस ये आ गया। दूसरा बताइए, मोशन के अलोंग दो फोर्स आ रहे हैं, F की डायरेक्शन इसे मैच कर रही है तो प्लस साइन से रिप्लेस होगा ये, n0 की डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो माइनस का n0। नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिख दूंगा, m इज m1 इंटू A। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। अब आप यहां पर m2 का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। m2 को कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। ये m2 आ रहा है तो m2 से अटैच देखिए सरफेस है, और m2 से अटैच अगर आप देखिए तो m2 से अटैच्ड ये भी आ रहा है सरफेस, एग्री करते हैं। m1 के सरफेस भी आ रही है, हाँ m2 से डायरेक्टली अटैच फोर्स F नहीं आ रहा है, इसलिए फोर्स F यहां नहीं आएगा, जो डायरेक्टली अटैच्ड हो, क्लियर हुआ, ये बना, ठीक है। अब ड्रॉ करिए ऑल फोर्सेस। पहला फोर्स इस पे क्या आ गया, mg, तो m2g। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बच्चे, एक यहां से आएगा, जो पोर्शन टच करेगा बॉडी का वो बैक कहलाएगा, ये बैक हो गया, सामने फ्रंट, बैक टू फ्रंट सरफेस का नॉर्मल, इसको n2 कह दिया। और देखो एक पोर्शन इसका ब्लॉक A से साथ टच कर रहा है, तो जो टच करेगा बॉडी का पार्ट वो बैक हो जाएगा, इसका सामने फ्रंट, बैक टू फ्रंट सरफेस के नॉर्मल। बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी वो n0 होगी, इसकी वैल्यू बेटे n0 होगी। क्यों होगी? बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, n0 इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। आप देखिए ये FBD बना था ब्लॉक m1 का, तो m1 को m2 ने n0 से लेफ्ट में पुश किया, तो m1 भी जब m2 को करेगा तो m1 भी m2 को उतने ही अमाउंट से अपोजिट डायरेक्शन में राइट की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। शायद क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक, इसलिए n0 ही आएगा। इसके बाद टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, सूडो फोर्स नहीं आएगा। अब देखेंगे ये कहां मूव कर रहा है, कि जा रहा है राइट साइड विद एक्सीलरेशन A। क्लियर हुआ ये, ठीक है ना। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन पे ना तो ये ऊपर गया ना ये नीचे गया, तो वर्टिकल अप फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी हमको नीड पड़ती है जब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, इसलिए हैवी डालेंगे। इसके बाद देखिए ये जा रहा राइट साइड में, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स जिस फोर्स डायरेक्शन इससे मैच करेगी वो प्लस साइन से रिप्लेस होगा, और इस डायरेक्शन पे केवल एक ही फोर्स आ रहा है, इसके अपोजिट कोई फोर्स होता तो माइनस साइन आता, तो केवल एक ही फोर्स आ रहा है, n0 नेट फोर्स इक्वल टू m हो गया m2 इंटू A। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2 बन गया बच्चे, क्लियर है ये। अब यार बहुत इजी हो गया, n0 की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। तो अगर मैं 1 and 2 को सॉल्व करूंगा तो आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2 A आ गया। A बेटे कितना आ गया, F आप रख के देख लीजिए, F डिवाइडेड बाई कितना हो गया, m1 प्लस m2 आ रहा है। और अगर मैं A की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा तो यहाँ से n0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, m2 इंटू F डिवाइडेड बाई कितना हो गया, m1 प्लस m2, ठीक है। ये दो वैल्यू तुम्हारे पास में डायरेक्टली आ गई हमने सॉल्व करके, ठीक है ना। अब देखते हैं हमसे जो पार्ट्स पूछे गए हैं, क्लियर हुआ, उनके आंसर क्या होंगे, ठीक है ना। जो पार्ट्स पूछे गए हैं उनके आंसर। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स दोनों का इक्वल है, तो हमारा आंसर आ गया कि एक्सीलरेशन ऑफ A इक्वल टू दैट ऑफ B
यस इक्वल्स टू कितना हो गया, F अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भाई, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2, m1 ने m2 पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, किसकी बात कर रहा, सोचिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2, m1 और m2 के बीच में कांटेक्ट फोर्स आ रहा है केवल है, बिकॉज m1 m2 बोथ आर इन कांटेक्ट, तो m1 ने m2 पर n0 वाला फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है, तो बात कर रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2, और m1 ने m2 पर, तो m2 का देखो एफबीडी देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2, m2 पर n0 राइट साइड में, तो n0 तो आ गया, तो ये जो फोर्स आ गया कितना आ गया, m2 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2 टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट साइड। अगर मुझसे बोला जाता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन m1, तो m1 को m2 ने n0 ही लगाया है, बट लेकिन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड लगाया हुआ है, तो टूवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब बच्चे इसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोला गया है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। ठीक है भाई, रिजल्टेंट फोर्स हमने पढ़ा हुआ है F इक्वल टू ma में, ये F इक्वल टू m इंटू a में, ये जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग हैं रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, याद करिए। तो अगर मुझे निकालना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, ठीक है भाई, तो पहले निकाल लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन m1, पहले m1 पे निकाल लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन m1 को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं F इक्वल टू ma अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग लिखिए, अप्लाइंग F इक्वल टू ma फॉर m1। अब m1 के लिए अप्लाई कर, तो ये m1 के लिए अगर अप्लाई करूंगा तो ये F क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, क्लियर हुआ, ऑन m1। अब मैंने लिखा अप्लाइंग F इक्वल टू ma फॉर ब्लॉक m1, तो ये हो गया F हो गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन m1, रिजल्टेंट फोर्स ऑन m1। मास कितना है m1 और उसका a मैं निकाल चुका हूं, a कितना है F अपॉन m1 प्लस m2, तो हमारे पास में ये आंसर आ गया कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन m1, क्लियर हुआ, ये कितना आ गया, ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन m1 आ गया m1 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर हुआ ये। अब ईच ब्लॉक की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो m1 इंटू F ये हो गया ऑन m1, एंड अब अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स m2 पे निकालना है, ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग F इक्वल टू ma फॉर ब्लॉक m2, तो ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन m2 हो गया, मास ऑफ ब्लॉक इज m2 और a में निकाल चुका था, a कितना था F अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हमारा आंसर आ गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन m2। तो m2 पर कितना हो गया, m2 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2, ये फोर्स आ गया ऑन m2, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ये क्या आ गया, m2 आ गया। शायद मुझे लगता है मेरी बात क्लियर आपको हो गई होगी, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर लिया, इस प्रॉब्लम में हमको एक बात और आनी चाहिए, बिकॉज देखो हमको ये इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन का हमको आइडिया रहना होता है कि टफ क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमको टफ फील ना हो, उसके पहले हम इजी इजी क्वेश्चन करके हम उस के कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हों, ठीक है। आप गौर करिए, जैसे देखो देखिए हमने आप लोगों को पुली का सबसे आसान सा एग्जांपल दिया था, इससे मैंने कहा था इससे इजी एग्जांपल नहीं बन सकता है, और हमने ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जहाँ पर बहुत सारी पुलीज हैं, उनको सॉल्व करना भी हमको आता है, ठीक है। याद करिए हमने आपको एक ये एग्जाम्पल दिया था, ये दो हैंगिंग मासेस थे, ठीक है ना, से m1 एक मास था, एक मास बेटे m2 था, m2 मोर देन m1 दिया गया था, तो m2 डाउन जा रहा था और m1 अप जा रहा था। अब देखिए जब मैंने इसमें टेंशन ट्रिक अप्लाई की थी तो फाइनली हमको दिख गया था कि m1 का एक्सीलरेशन और m2 का एक्सीलरेशन सेम आएगा। देखो सेम आएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली,
बिकॉज दिख रहा है कि डायरेक्शन एक की माइनस जे कैप में है तो एक की प्लस जे कैप में है, एक की वर्टिकल डाउन है, एक की वर्टिकल अप है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर भी दोनों के एक्सीलरेशन के मॉड तो इक्वल आए हैं, लेकिन मॉड इक्वल होने के साथ साथ इस प्रॉब्लम में दोनों की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है, जबकि यहां सेम नहीं देखो है, यहां डायरेक्शन डिफरेंट है। यहां डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट है, मॉड सेम है। यहां पर मॉड सेम होने के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम आ रही है। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दोनों ब्लॉक्स या तीनों ब्लॉक्स या n ब्लॉक्स, मान लो यहां पर ऐसा होता है m1 m2 m3 m4 mn, क्लियर हुआ? अगर सारे ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सबके एक्सीलरेशन वेक्टर वाइज इक्वल है। मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज। अगर पूरे वेक्टर वाइज अगर इक्वल हैं तो हम उसके एक्सीलरेशन को डायरेक्टली उन सारे ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये आपको आगे बहुत काम पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको हमने जो एक नया हमने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना? क्या आप लिख लीजिए, इफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, इफ एक्सीलरेशन, मैंने नहीं बोला मैग्नीट्यूड, इफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, क्लियर हुआ ये? ठीक है ना? ये आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, नोट करेंगे, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, कॉमा देन लगाएंगे, कॉमा लगाइए, कॉमा देन वी कैन ट्रीट देम एज अ सिंगल ब्लॉक। तो हम उनको एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट देम एज अ सिंगल ब्लॉक। एग्री करते हैं? यस। अब जरा ध्यान दो बच्चे, जरा हमें अगर इस प्रॉब्लम की बात करनी थी, देखा मैंने कि दोनों का एक्सीलरेशन वेक्टर वाइज इक्वल आ रहा है, तो हम इसको एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सिंगल ब्लॉक का बताइए मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। क्लियर हुआ? तो इसको हमने एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लिया, और सिंगल ब्लॉक का जो मास था, एग्री करते हैं, वो एक कंपोजिट ब्लॉक बन गया, और कंपोजिट ब्लॉक हैविंग मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। ये एक्सीलरेशन को निकालने का एक थोड़ा सा शॉर्टकट वे है, बट कंडीशन क्या लगी हुई है कि एक्सीलरेशन वेक्टर वाइज सेम होना चाहिए। तो इस पूरे सिस्टम पे देखो, देखिए इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो इस पे देखो, देखिए m1 पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ आएगा n0, और इस वाले पे नॉर्मल उतना ही यहां आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल कर जाएंगे, मतलब ही नहीं बचेगा। इसलिए सिंगल, जब हम पूरे इसको एक एज अ होल एक सिंगल ब्लॉक की तरह अगर हम इसको ट्रीट करेंगे, तो इस सिंगल ब्लॉक पे केवल देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है बाहर से, वो क्या आ गया, F आ गया। इनके बीच के जितने भी इंटरनल फोर्स होंगे वो हमेशा गायब हो जाएंगे अगर हम सिंगल ट्रीट करेंगे तो। ठीक है, ये आ गया। और सरफेस स्मूथ है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, और ये पूरा सिस्टम ए के एक्सीलरेशन से राइट साइड जा रहा था। यस, अब आप डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर दीजिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, डायरेक्टली इस पे अप्लाई करिए। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, इस पर एक फोर्स, अब ऐसे चेक करिए, एक फोर्स आएगा mg, तो m1 प्लस m2 टाइम्स g आएगा, एक फोर्स F लगी रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से एक्स्ट्रा आ जाएगा। बताइए कहाँ मूव कर, किसी को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, फोर्स को कहाँ मूव कर रहा है, राइट साइड पे। राइट साइड पे केवल एक ही फोर्स आ रहा है, डायरेक्टली आ गया F इक्वल टू कितना मास हो गया ब्लॉक का, m1 प्लस m2 इंटू ए। देखिए यहाँ से डायरेक्टली F आ गया m1 प्लस m2 विदाउट मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ब्लॉक। अगर ब्लॉक 3 या 4 होते तो हमारे लिए FBD हर एक का बनाना बहुत टाइम किलिंग होता, तो हम एक्सीलरेशन को डायरेक्टली ऐसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने फिनिश किया आपका एग्जांपल नंबर 8। बच्चों एग्जांपल नंबर 9 और 10 को पे आएंगे। 9 और 10 एग्जांपल, अब देखिए एक अलग थीम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमको सारी टाइप करनी है, इसके बाद तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको केवल क्या करा रहा हूँ कि इस चैप्टर, हमारा एम होता है कि किसी भी चैप्टर में जितनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बन सकती है मैं सारी करा दूँ आप लोगों को, फिर बाकी आप प्रैक्टिस खुद करते रहिए। मैं वर्कशीट दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। नाउ 9th क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड। पहली बात तो रॉड दिया गया है यूनिफॉर्म, मतलब इसका जो मास है, जो इसकी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ हर जगह पर सेम आएगा। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 3 किलोग्राम एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर। द स्ट्रिंग शोन इन फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्सेज ऑफ 20 न्यूटन। इसको देखिए 2 स्ट्रिंग लगी हुई हैं,
इस पे हमने इसको पुल कर रहा हूँ मैं मैनुअली 20 न्यूटन से, और यहाँ से पुल कर रहा हूँ 32 न्यूटन से। तो 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। बाकी वही लिखा हुआ है कि सारी सरफेसेस जो है स्मूथ हैं, पुली आइडियल है, स्ट्रिंग आइडियल है, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान दो, अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हम उस केस की स्टडी कर रहे हैं जहां पर रोप के पास मास है। देखिए अब हम उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जहां पर रोप के पास मास है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो ये रॉड दी गई है, ये रॉड एक मास वाली रोप है, बिकॉज अगर स्ट्रिंग के पास मास नहीं होता है और स्ट्रिंग कंटिन्यूटी में रहती है, बीच में कहीं मास नहीं आता है, तो टेंशन थ्रू आउट द लेंथ सेम होता है। मैंने बताया था कि अगर स्ट्रिंग के पास मास आ जाएगा तो स्ट्रिंग की अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी। तो उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए। ये बेसिकली उस थीम पर बेस्ड है जब रोप या स्ट्रिंग के पास मास है और स्ट्रिंग के पास अगर मास है तो टेंशन यहाँ पर T1 आएगी, यहाँ T2 आएगी, यहाँ T3 आएगी। तो T2 की वैल्यू को फाइंड कैसे करें, T3 को फाइंड कैसे करें, T1 को फाइंड कैसे करें, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ये 2 स्ट्रिंग है, ये है मासलेस, ये रॉड है यूनिफॉर्म रॉड हैविंग मास 3 kg। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 मासलेस स्ट्रिंग है और एक ये मास वाली रोप है, मास वाली स्ट्रिंग है। बात तो एक ही हुई, क्लियर हुआ। इसका मास यूनिफॉर्म रोप है, मास 3 kg एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर, या रॉड मान लीजिए आप। अब वो बोल रहा है कि रॉड का 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। आप हमेशा मैंने बोला फिजिक्स में हमेशा क्या होता है, चीज़ों को पहले फील करना चाहिए आपको, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि ये जो बॉडी है वो मैं हूँ, आप अपने आप को फील करिए। और ये स्ट्रिंग है, ये पहली स्ट्रिंग है जो 20 वाली, और ये दूसरी स्ट्रिंग है ये 32 वाली। पहली बात तो ये दोनों स्ट्रिंग कैसे दी गई हैं आप लोगों को है, आपको गिवन है मासलेस। अगर ये दोनों स्ट्रिंग बच्चे मासलेस गिवन है तो टेंशन, देखिए यहां पर इस स्ट्रिंग में फोर्स जो आएगा वो टेंशन ही होता है। स्ट्रिंग में जो भी तो 32 न्यूटन का जो फोर्स पुल किया गया है, तो बेसिकली 32 न्यूटन का जो है जो फोर्स से पुलिंग की हुई है वो इसमें टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स आएगा वो टेंशन होगा। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स बनेगा वो स्प्रिंग वाला फोर्स होगा। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर फोर्स है तो टेंशन है, तो टेंशन जो थी ये बेसिकली कन्वर्ट हो गई टेंशन में, और यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रिंग मासलेस है और एक ही स्ट्रिंग है, बीच में मास नहीं आ रहा है। तो यही टेंशन अब इस ब्लॉक पे अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी और ये टेंशन 31 बन जाएगा। 32 न्यूटन के टेंशन को ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये 20 न्यूटन का जो फोर्स था वो स्ट्रिंग में जब अप्लाई होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन में क्रिएट होगा, और ये टेंशन जब ये स्ट्रिंग जब इस रॉड के लेफ्ट एंड पे आएगी तो ये अवे फ्रॉम द बॉडी 20 न्यूटन का टेंशन ट्रांसफर करेगा। इसको मैं कह दूंगा ये T2 है। ये क्या है, ये T2 हो गया, टेंशन 2। एग्री करते हैं, ठीक है। पहले हमने यहां तक क्लियर कर लिया, ठीक। ये T1 आ गया और ये T2 आ गया, ठीक है, क्लियर है ये। अब आप इमेजिंग करिए, देखिए ये बॉडी है, इसको आप ये शोल्डर ये मानिए, ऐसे मानिए बॉडी, और ये हमारे आर्म्स आ रहे हैं, इनको आप मानिए स्ट्रिंग। तो ये जो है 20 से पुल कर रहा है और ये 32 से पुल कर रहा है। देखिए पहली बात तो मैं जाऊंगा इधर की तरफ, भाई बोलो यार, 20 से पुल यहाँ हो रहा है और 32 से पुल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं मूव तो इधर की तरफ करूंगा, लेकिन देखिए जब दोनों मुझे खींचेंगे, आर्म्स को खींचेंगे, तो मेरे इस शोल्डर पे एक टेंशन आएगी, यहां पर भी एक टेंशन आएगी, यहां पर भी एक टेंशन आएगी। बोलो यार, देखो ना, खुद फील करिए। मैं कह रहा हूं, देखिए ऐसे मानिए कि ये रॉड है, इसको यहां से खींचे तो इस जॉइंट पे, देखिए जॉइंट पे एक फोर्स होगा, आप फील करिए, इसको खींचे, इस जॉइंट पर भी क्या होगा, एक फोर्स आएगा बेसिकली। तो वही पूछा गया है कि इस जंक्शन पे या इस जॉइंट पे कितना फोर्स डेवलप होगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मासलेस स्ट्रिंग थी और ये मास वाली स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के इस पोर्शन पे कितनी टेंशन आ रही है। दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम होता है। अगर किसी भी सॉलिड बॉडी के किसी एक सेक्शन पर पूछा जाए कि ये सेक्शन इस पर कितना फोर्स लगा रहा है या ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो नेचुरल सी बात है जितना फोर्स ये सेक्शन इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, बट इक्वल एंड
अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। तो हमें इस फोर्स को फाइंड करना है। अब ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो बच्चों ये बताइए, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं डायरेक्टली इसका एक्सीलरेशन फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए अगर मैं इसको देखूं, ठीक, तो इस वाले को अगर मैं देखूंगा तो इस पर T1, देखिए डायरेक्टली देखना, इस वाले ब्लॉक पर देखिए तो इस पर टेंशन, इसका बनाएंगे FBD केवल। अगर हम इसका बनाएंगे FBD, ठीक है, तो केवल ये बनेगा, इससे अटैच ये आएगा, पुली नहीं आएंगी, इससे अटैच केवल 2 स्ट्रिंग आएंगी। तो अगर मैं सिंपल लिख दूं, लिख दीजिए FBD ऑफ रॉड, आप लिखिए FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड। रॉड से अटैच देखिए ये एक सरफेस आ रही है, बनाया मैंने, और साथ में रॉड से अटैच्ड 2 स्ट्रिंग्स भी आएंगी। राइट वाली स्ट्रिंग पे टेंशन ट्रांसमिट करेगा 32 न्यूटन, और लेफ्ट वाले पे जो है वो ट्रांसमिट करने के बाद 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 kg का है, तो इस पर अगर मैं फोर्स बनाऊंगा, 2 तो बाहर से आ ही रहे हैं, और एक mg आ गया, और एक यहाँ से आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब नेचुरली ये राइट साइड जाएगा विद एक्सीलरेशन a, ना ये वर्टिकल अप गया ना ये वर्टिकल डाउन गया। तो पहली बात तो n इक्वल टू बेटे कितना आ गया, 3g आ गया। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है वहां अप्लाई करते हैं हम लोग हैं F इक्वल टू ma। ये फोर्स सपोर्ट कर रहा है, किसी भी फोर्स को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सारे फोर्सेस या तो अलोंग द मोशन है या उसके परपेंडिकुलर है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, 32 - 20, सही है, ये आ गया इक्वल टू m, इसका मास कितना दिया गया, 3 इंटू एक्सीलरेशन, एग्री करते हैं, ये बेटे 12 आ गया। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। रॉड जाएगी राइट साइड में विद एक्सीलरेशन। अब समझिएगा, अगर किसी भी रिजिड बॉडी के बीच में कहीं पर भी अंदर पूछा जाए कि ये यहाँ पर कितना स्ट्रेस आएगा, कितना फोर्स आएगा, ये बात अगर की जाए, या बोला जाए रोप है, रोप के इस जगह पर कितना टेंशन आएगा, तो जिस जगह पर, ध्यान दो कैसे करते हैं, जिस जगह पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, उस जगह से उस बॉडी को कट कर दीजिए। मैंने क्या बोला, उस जगह से क्या करिए, इस बॉडी को क्या करिए, कट कर दीजिए। एग्री करते हैं। जैसे इसको कट करेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, यस, जैसे कट करेंगे तो आप देखिए ये फर्स्ट और ये आ गया सेकेंड। बस ये आपको तरीका, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जहां से बोला गया कि बताइए इस सेक्शन पे कितना फोर्स आएगा, 20 10 पे कितना लगाएगा या 10 20 पे कितना लगाएगा, बात एक ही। तो वहां से कट कर दीजिए, 2 ब्लॉक बन गए, और दोनों ब्लॉक्स को एक मासलेस स्ट्रिंग, मैंने क्या बोला, दोनों ब्लॉक्स को, दोनों पोर्शन को बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच करिए। ये सॉल्व करने का प्रोसीजर है, तरीका है, इसके थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी, बस वही हमारा आंसर होगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स ना, फोर्स है कि नहीं है, तो इस स्ट्रिंग में जितने टेंशन आएगी उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, वैल्यू इक्वल आएगी और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, ठीक है ना। और बाकी तो इधर की तरफ इस पे, यहां पर ये एक्ट क्या कर रहा था, इधर एक्ट कर रहा था 20 न्यूटन का टेंशन कर रहा था, और इस पे एक्ट कर रहा था 32 न्यूटन का। बस अब क्वेश्चन ये हो गया, 2 ब्लॉक्स हैं, हाँ, मेरे को इनके मास निकालने पड़ेंगे। तो देखिए मास निकालना बहुत इजी है। अगर मेरे को इसका मास निकालना है, इसका लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर वाली ना, ये 10 सेंटीमीटर वाला है। तो देखिए 3 kg, तो मास है 30 सेंटीमीटर पे, तो 30 सेंटीमीटर पे मास है 3 kg, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना आएगा, 3/30। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो 30 सेंटीमीटर पे मास था 3 kg, तो 1 cm पे कितना आएगा, 3/30। इसकी लेंथ कितनी है, 10 है, तो 10 पर कितना आ जाएगा, बच्चे क्लियर हो गया होगा, तो ये आ जाएगा 1 किलोग्राम। ऐसे आप इस पे निकाल लेंगे तो इसका मास आ जाएगा 2 kg, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये हो गया कि 2 अलग अलग मासेस हैं, एक 10 kg 1 kg का, एक 2 kg का, क्लियर हुआ ये, और इनके बीच में जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। बच्चे ये तुम पहले निकाल चुके हैं कि दोनों का एक्सीलरेशन राइट साइड में आएगा, दोनों का एक्सीलरेशन राइट साइड में आएगा, और ए की वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और आपको टेंशन निकालना है। अब किसी भी ब्लॉक का एफवीडी बना दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लिख दीजिए भाई फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ से 1 kg ब्लॉक। तो 1 kg वाले ब्लॉक का मैं बनाता हूं एफबीडी, ठीक है। तो 1 kg को प्लॉट करिए, उससे जो डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली मैं बोलता हूं डायरेक्टली अटैच, तो इससे डायरेक्टली अटैच देखिए, अब तो एक सरफेस आ गई और एक स्ट्रिंग आ गई और दूसरी स्ट्रिंग इधर से आएगी इधर, ठीक है ना। ये बन गया एफबीडी। अब ड्रॉ करिए ऑल फोर्सेस। पहला फोर्स तो जो बाहर से मैनुअली अप्लाई हो रहा है वो तो आएगा 20 ट्रांसमिट करेगा। बाकी ऑर्डर वाइज mg तो 1g, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन से n1 आ गया। टेंशन फोर्स आएगी T अवे फ्रॉम द बॉडी। स्प्रिंग फोर्स, सूडो फोर्स कुछ नहीं आएगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, बिकॉज पहले ही बता दिया गया है कि सारी के सारे जो सर्फेसेज हैं, ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, ठीक है। क्लियर हुआ ये। और ये राइट साइड जा रहा है विद एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्री करते हैं, ठीक है। क्या किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सारे फोर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है या उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग अप्लाई करिए, F = ma। जा रहा है इधर तो ये सपोर्ट करेगा, एरो मैच कर रहा है, तो T प्लस में आ गया, 20 माइनस में आ गया, इक्वल टू m, इसका मास है 1 इंटू a हो गया 4। एग्री करते हैं। T इक्वल टू बेटे कितना आ गया? 24 न्यूटन। 24 न्यूटन टेंशन आ गई, बस यही हमारा आंसर आ गया। क्या आपका आंसर आ गया कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट इज 24 न्यूटन। क्लियर हो गया। ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया। बच्चों में एग्जाम्पल नंबर 10 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 को देखिए, तो 10th प्रॉब्लम के सोल्यूशन देखिए। यहां पर भी अगर आप क्वेश्चन को रीड करिए, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड, इसको ऊपर पुल किया जा रहा है बाई अ रोप ऑफ मास M। देखो यहां बता दिया गया कि रोप है, स्ट्रिंग है और उसका मास M है। तो अब अगर रोप का मास M है तो टेंशन यहां पर हर जगह पर कैसी आएगी? अलग अलग आएगी। क्लियर है ये, ठीक है। बाई अप्लाइंग अ फोर्स F एट द फ्री एंड ऑफ द रोप, ऊपर की तरफ लगाया गया। व्हाट फोर्स द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, ठीक है। रोप ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है? बच्चों अगर ये रोप होती मासलेस, कैसी होती? मासलेस, तो F यहां पर हर जगह पर, ये देखो F है और स्ट्रिंग में फोर्स टेंशन आएगा, तो नो डाउट इस जगह पर टेंशन तो F ही आएगी। और अगर ये रोप होती मासलेस तो F यहां पर भी F फोर्स आ जाता। तुम्हारा आंसर आता है इफ रोप इज मासलेस देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक इज F। बट यहां ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए जो रोप है, स्ट्रिंग है, इसके बाद मास है, तो इस एंड पर तो फोर्स F होगा, यहां पर अलग फोर्स आएगा, यहां अलग आएगा, यहां अलग आएगा, यहां पर अलग आएगा। एग्री करते हैं? क्लियर हुआ ये, ठीक है। आपको पता है कैसे करना है कि रोप में कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि इस जगह पर कितना फोर्स आ रहा है, तो वहां से कट करिए, 2 पार्ट बनाइए, दोनों पार्ट को एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच करिए। उस मासलेस स्ट्रिंग पे जो फोर्स आएगा वही उस मासलेस स्ट्रिंग पे जो टेंशन आएगा वही फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना ये। अच्छा, सबसे पहले बताइए राम मुझको, क्या मैं यहां पर अगर एक्सीलरेशन को फाइंड करना है, ध्यान देना, अगर मुझे एक्सीलरेशन को फाइंड करना है तो क्या मैं दोनों को एक कंपोजिट ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकता हूं? कर सकता हूं। कैसे? पहली बात तो देखिए, जब पुल करूंगा तो अगर ये x ऊपर जाएगा तो ये भी x ऊपर जाएगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। एग्री करते हैं? देखो चेक करो, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम हुआ कि नहीं हुआ? भाई देखिए, रोप कैसी मानी आती है? इनएक्सटेंसिबल। तो अगर ये x अमाउंट ऊपर जाएगा तो ब्लॉक भी इससे अटैच है, तो x अमाउंट ऊपर जाएगा, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गए? सेम हो गए। अब अगर दोनों के सेम डिस्प्लेसमेंट हो गए तो दोनों, जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में आता है वही वेलोसिटी में आता है, वही एक्सीलरेशन में आता है, तो दोनों के एक्सीलरेशन सेम आएंगे, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन दोनों के एक्सीलरेशन के वैल्यू तो सेम आएगी, साथ में डायरेक्शन भी सेम आ रही है। बोलो यार, चेक करो। तो यहां पर हम अलग अलग एफवीडी ना बना करके एक्सीलरेशन को फाइंड करने के, मैंने सिखाया था भी आप लोगों को, उसको एक कंपोजिट ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कर सकते हैं? लिखिए, पहले लिखिए, सिंस एक्सीलरेशन ऑफ रोप, देखिए सिंस एक्सीलरेशन ऑफ रोप एंड ब्लॉक आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ध्यान रखना मैं क्या लिखवा रहा हूं, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन,
So in order to calculate the acceleration, we can treat them as a single block. हम उनको एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एग्री करते हैं? ठीक है ना ये? यस। तो लिख दीजिए भाई FBD ऑफ कंपोजिट ब्लॉक। क्या लिखते हैं? FBD ऑफ कंपोजिट ब्लॉक। अब जो कंपोजिट ब्लॉक बन गया, एक सिंगल ब्लॉक बन गया, और सिंगल ब्लॉक का बेटे मास कितना हो गया? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है। अब इन देखिए इस कंपोजिट सिस्टम पे ये फोर्स बाहर से लग रहा है, ये जॉइंट पे जो भी फोर्सेस आएंगे कट जाएंगे, तो इस पे एक फोर्स F ऊपर लग रहा है, दैट्स ऑल, ये लग रहा है। ठीक है ना? ये आ गया। और अब ड्रॉ करिए FBD। तो इसको बनाया, एक फोर्स F लगा, एक फोर्स क्या आ जाएगा? mg, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g। ना नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना स्प्रिंग फोर्स आएगा, केवल ये दो फोर्स आ रहे हैं। और ये कहाँ जा रहा है सिस्टम? A के एक्सीलरेशन से वर्टिकल अप। क्या किसी भी फोर्स को ब्रेक करना है? नहीं करना है, बिकॉज फोर्सेस अलोंग द मोशन ही आ रहे हैं। क्या बनेगी इक्वेशन? ये फोर्स सपोर्ट कर रहा है, इसका है सेम डायरेक्शन पे आ रहा है, प्लस ये अपोज कर रहा है, तो माइनस साइन m प्लस m टाइम्स g। देखो भाई इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ये नीचे लग रहा है, तो अगर डायरेक्शन के फोर्स की डायरेक्शन मोशन से एक्सीलरेशन से मैच करेगी तो प्लस साइन, अगर फोर्स की डायरेक्शन एक्सीलरेशन से अपोजिट आएगी तो माइनस साइन। नेट फोर्स इक्वल टू m हो गया m प्लस m टाइम्स a। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास में एक्सीलरेशन आ गया F माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हमारे पास में एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमसे ये बोला नहीं गया फाइंड करने के लिए, बट लेकिन हमने किया, करना पड़ेगा। अब हमसे बोल रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। क्लियर हुआ? रोप के पास मास है, तो किसी सिस्टम का मास, अगर देखिए यहाँ भी मास है, ब्लॉक के पास हर जगह मास है, तो जिस जगह पर पूछा जाए वहां से कट कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे? अगर यहाँ पर ये निकालना है तो हमें करना क्या है? हमारा एम ये हो गया टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। तो रोप ब्लॉक पर, यानी कि इस जंक्शन की बात कर रही है, तो यहां से कट कर दीजिए इसको। तो इस जगह कट करिए, तो कट करेंगे अगर आप तो दो मास बन जाएंगे, एक मास ऊपर आएगा और ये स्ट्रिंग हो गई मासलेस, और ये एक हैंगिंग मास नीचे आ गया। देखिए नीचे वाला मास कैपिटल M है, ऊपर वाला ये रोप है। यहां से कट करिए, तो कट करेंगे तो ऊपर मास स्मॉल m, नीचे मास कैपिटल M। एग्री करते हैं? ठीक है। और इसको ये F से ऐसे पुल कर रहा है, और ये स्ट्रिंग जो है ये मासलेस स्ट्रिंग, बस यहाँ पर जो टेंशन होगी बस वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर जो टेंशन होगा बच्चे वो हमारा आंसर होगा। और हम देखें पहले कर चुके हैं कि पूरा सिस्टम, तो इसका एक्सीलरेशन भी मैं निकाल चुका हूँ A, और वही एक्सीलरेशन इसका भी होगा, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, किसी एक का FBD बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप बना दीजिए FBD ऑफ कैपिटल M। ठीक है ना? या मैं यही बना देता हूँ, चलिए बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल M वाला ब्लॉक। तो कैपिटल M को बनाइए, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड केवल देखिए ये मासलेस स्ट्रिंग आ रही है, ये इसका हो गया FBD। अब ड्रॉ करिए ऑल फोर्सेस। पहला फोर्स इस पर इसको देखिए, इस पर मास mg है, कैपिटल mg आ गया। नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, टेंशन आएगा, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड T फाइंड करना है। स्प्रिंग फोर्स, सूडो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कुछ नहीं आएगा। और ये देखिए जा रहा है ऊपर विद एक्सीलरेशन A। सारे फोर्सेस केवल मोशन के अलोंग हैं, तो उसको रिजॉल्व करने की नीड नहीं है। हम ब्रेक नहीं करेंगे कंपोनेंट में, डायरेक्टली अब क्या अप्लाई करना है हमको? है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बताइए, ये इसके अलोंग है तो प्लस साइन, ये उससे अपोजिट है तो माइनस साइन, तो T माइनस mg, ये F हो गया इक्वल टू M, इसका मास M है, इंटू A। ठीक है, अब मैं A ऑलरेडी निकाल चुका था। ठीक है, तो बच्चे T कितना आ गया? कैपिटल mg प्लस कैपिटल M इंटू A, और A लिखा हुआ है F माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स g। ठीक है, अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आ गया।
ठीक है बच्चों, देख लीजिए ये आया। तो अब हम इसको फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से टेंशन जो टी बटे आ रही है, देखिए आपने एलसीएम ले लिया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, मैंने ले लिया एलसीएम। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ये आ गया एलसीएम। तो इधर की तरफ आ जाएगा कैपिटल एम टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है, और प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल एफ माइनस कैपिटल एम टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। चेक करो बेटा पहले ये तो आएगा, देख लीजिए, ठीक है, ये आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहां से कैपिटल एम इंटू एम प्लस एम इंटू जी कैंसिल कर गया, तो हमारे पास जो टेंशन बेटे आ गई, कितनी आ गई, कैपिटल एम इंटू एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया, ये आंसर आ गया। और यही क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप। ये क्या है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन ब्लॉक, या बोल सकता हूं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप, बिकॉज वो फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट ही आएंगे, तो मॉड वाइज इक्वल ही आएगा। अब मान लीजिए बेटे इसी प्रॉब्लम में हमसे बोला जाता कि बताइए फिर रोड जो ये रोप है उसके मिड पॉइंट पर कितना टेंशन आएगी। अगर ये बोला जाता तो क्या करते आप, पहले तो ए फाइंड करते, ए तो हमारा वही आता। अब मुझसे अगर बोलेगा कि मिड पॉइंट पर जहां यहां पर बताइए कितनी टेंशन आ रही है, तो यहां से कट करिए, दो ब्लॉक बनाइए। ऊपर वाला ब्लॉक का मास कितना आ जाएगा, m/2, देखिए, और नीचे वाला जो ब्लॉक बनेगा ये पूरा इतना बन जाएगा, तो इसका मास कितना आ जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल m/2। तो उस केस में हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, दो ब्लॉक बनेंगे। जब आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तरह का मिलेगा। अब आपको टेंशन यहां निकालनी है ना, मिड पॉइंट पे, तो यहां पर बस उसको दोनों को कट करके एक मासलेस स्ट्रिंग वहां अटैच कर दी, और उसके ऊपर का मास देखिए मिड पॉइंट पे निकालना था, तो ये m/2 ऊपर का मास हो गया। तो अब की बार ये वाला मास हो गया m/2, और जो नीचे वाला मास हो गया वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2 हो गया। सिस्टम ए से करेगा एक्सीलरेट, ए तो वही रहेगा। अब आप इसका बना लेंगे FBD। टेंशन जो आएगी वो अब की बार जो टेंशन आएगी वो रोप के मिड पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू को बताएगी। तो मुझे लगता है कि अगर रॉड या रोप के पास मास है तो टेंशन किस तरह से निकाली जाती है, आपको उसका भी आइडिया आ गया, उस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड A एंड द वेज B इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। दिस इज रॉड एंड दिस इज वेज, ठीक है। ये आपको गिवन रॉड एंड दिस इज वेज। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड A and wedge B in the arrangement shown in figure, and it is given that the mass of the wedge is n times more than that of the rod, and friction is assumed to be absent at each and every contact। ठीक है, ये गिवन आपको है, आपको दोनों का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। फिर देखिए प्रॉब्लम जो आ रही है, इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी स्ट्रिंग और पुली इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, अगर मेरे को दोनों ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी, दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। और वही स्टेप्स होंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, टू डिस्कस द मोशन, ठीक है ना। तो मोशन को डिस्कस करेंगे। तो आप खुद देखो, देखिए बेटे, अगर मैं इसके सोल्यूशन में आता हूं, ठीक है, तो अब आप देखिए क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं इन केस केवल B का ड्रॉ करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, तो B का अगर मैं बनाऊंगा, B पर बनाऊंगा FBD, तो B पर A जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे देगा, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन से N0 आ गया, बाकी B पर mg भी आएगा, B पर यहां से नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। बट लेकिन वो जो mg और ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये तो वर्टिकल आएगा, ये टिल्टेड आएगा, बिकॉज ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। और मैं ब्लॉक बी का ड्रॉ करूंगा FBD, तो जो पोर्शन ब्लॉक बी का टच करेगा ए से बैक हो जाएगा, बैक टू फ्रंट सरफेस के नॉर्मल, ये लग जाएगा N0। अब आप खुद देखिए बेटे, इस N0 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। एग्री करते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर हमारा मोशन
इधर जा रहा हूँ, इसका मतलब कुछ मैं इधर जा रहा हूँ, कुछ मैं नीचे भी आ रहा हूँ, तो एक पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट इधर आएगा, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया राइट साइड पे, अब लेफ्ट साइड पे काउंटर में कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो 100% जो वेज बी होगा, वेज बी आगे जाएगा। और देखिए जैसे वेज वी आगे गया, देखिए किसी जनरल इंस्टेंट पे, किसी जनरल टाइम टी पर कुछ अगर स्नैप ऐसा बना कि हल्का सा ये वेज बी आगे आ गया, तो देखिए इतना स्पेस वैकेंट हो गया, तो नेचुरली रॉड क्या करेगा, रॉड उतने स्पेस में नीचे आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को कि जो रॉड है उसका मोशन कहाँ पर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो रॉड जाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए आर, आर स्टैंड्स फॉर रॉड, एंड जो वेज होगी वो राइट साइड जाएगी विद एक्सीलरेशन ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू मीन्स एक्सीलरेशन ऑफ वेज, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेज, ठीक है। अब मेरे को ये तो क्लियर हो गया, पहले हमने देखा भाई कि हाँ भाई उनके पहले मैंने मोशन को डिस्कस किया, फिर मोशन को डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देयर एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ ये। अब मैं रिलेशन बिटवीन देयर एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को रीप्लॉट करता हूं। वेज कंस्ट्रेंट में रिलेशन निकालने का वे आपको पता पहले से ही, मैं करा भी चुका था इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो वेज कंस्ट्रेंट पर बेस्ड हो गई। यस, दिस एंगल इज एल्फा, ठीक है। ये बच्चे रॉड बना हुआ है, ठीक है, ये रॉड ए एंड वेज बी। हाँ, इट इज गिवन दैट द मास ऑफ द वेज इज n टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द रॉड। तो अगर मैं इसके मास को m एज्यूम करता हूं तो इसका जो मास आएगा वो n टाइम्स m हो जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर टू रिजिड सपोर्ट्स, ये दो ये रिजिड सपोर्ट्स हैं कि इन केस अगर रॉड कभी भी राइट साइड में टिल्टेड होगी तो इसको ये सपोर्ट रोक देगा, लेफ्ट में टिल्टेड करेगी तो ये सपोर्ट रोक देगा। बेसिकली रॉड को वर्टिकली मूव करना है, रॉड भी कंस्ट्रेंट है वर्टिकल मूव करने के लिए। अब मेरे को इन दोनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है। तो वेज कंस्ट्रेंट में क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर इसका एक्सीलरेशन ए आर नीचे की तरफ होगा और वेज का एक्सीलरेशन ए डब्ल्यू टुवर्ड्स राइट होगा, तो याद करिए एक्सीलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालने के लिए कुछ एक को भी निकाल लीजिए। तो क्या देखते हैं हम लोग हैं कि कॉन्टैक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दोनों के आएंगे वो इक्वल होने चाहिए। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा हुआ पहले भी वेज में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा है, ए डब्ल्यू और ये प्लेन पैरेलल है, ये स्लांटिंग लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंगली अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ए डब्ल्यू के तो पार्ट्स हमने कर लिए, ए डब्ल्यू के जो कंपोनेंट्स हैं वो तो हमने कर लिए। जहां पर बेटे ये एंगल अल्फा है तो ये क्या आ गया, ए डब्ल्यू कॉस ऑफ अल्फा, ये कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग आ गया। कॉन्टैक्ट सरफेस के दूसरा जो आएगा, जो साइन वाला पार्ट आएगा वो कॉस वाले के परपेंडिकुलर आएगा, कुछ ऐसे आएगा कि कॉस और साइन के बीच में वो आ जाएगा जिसको ब्रेक किया गया है। एग्री करते हैं। अब ए डब्ल्यू के दो बन गए कंपोनेंट्स, कैंसिल कर गया। अब ऐसे मेरे को ए आर के भी करने पड़ेंगे कंपोनेंट्स, देखता हूं। देखिए ये जो लाइन आ रही है, ये रेड लाइन इस ब्लैक लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा एंगल बन गया। फिर देखो ये और दोनों ब्लू आपस में नॉर्मल है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एंगल 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90, तो ये वाला एंगल बेटे अल्फा आ गया। तो ए आर का एंगल अल्फा बन गया। अब देखिए ए आर का इधर की तरफ जो पार्ट आएगा, दिस इज ए आर, सॉरी ए आर कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा, बिकॉज एंगल जहां पर होगा कॉस वाला पार्ट आएगा। और ए आर का ये ए आर का एक पार्ट क्या आ गया, ए आर कॉस अल्फा, दूसरा वाला पार्ट आ गया ए आर साइन ऑफ अल्फा। हम लोगों को मतलब होता है केवल उस कंपोनेंट से, वेलोसिटी के उस कंपोनेंट से, डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट से, एक्सीलरेशन के उस कंपोनेंट से जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ रॉड एंड वेज मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया, क्योंकि बॉडी रिजिड है, अदरवाइज बॉडी रिजिड नहीं रह पाएंगी, तो यहां से क्या आ गया, ए डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू ए आर टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है।
एग्री करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ गया एक्सीलरेशन ऑफ वेज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ रॉड टाइम्स कॉट ऑफ एल्फा। ये हमारे पास में सबसे पहला रिलेशन आ गया कि एक्सीलरेशन ऑफ जो वेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो रॉड के एक्सीलरेशन का क्या हो गया, कॉट ऑफ एल्फा। ठीक है बच्चे, ये हमने क्लियर कर लिया। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप डिस्कस द मोशन, सेकंड आ गया रिलेशन। अब बाकी दो स्टेप, और बाकी स्टेप क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। जितने ब्लॉक मोशन करेंगे उन सब का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर दो ब्लॉक मोशन कर रहे हैं तो दो के बनेंगे FBD, तो FBD ऑफ वेज। क्लियर हुआ। अब पहले मैं वेज का प्लॉट करूंगा FBD, तो वेज को आप प्लॉट करिए, वेज को बनाइए और वेज से जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं उनको प्लॉट करिए। ठीक है, ये बन गया, एग्री करते हैं। और इसके बाद देखिए ए वेज से अटैच्ड ये भी आ रहा है। ठीक, तो ये हमने बनाया वेज का फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ऑल फोर्सेस। पहला फोर्स mg आएगा, तो वेज का जो मास है वो कितना है, nm, तो nmg। इसके बाद यहाँ से भी देखो, देखिए ये वाला पार्ट भी कांटेक्ट में आ रहा है, तो वेज का जो पार्ट कांटेक्ट में है वो बैक हो गया। आगे फ्रंट, बैक टू फ्रंट सरफेस के नॉर्मल, इसको मैंने n लिखा। एक यहाँ से भी कांटेक्ट से बन रही है। जो पोर्शन बॉडी का टच करता है अदर बॉडी से बैक कहलाता है, तो बैक टू फ्रंट सरफेस के नॉर्मल, ये आ गया n0 जो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा हुआ है। ठीक है, टेंशन नहीं आएगी, स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा, सूडो फोर्स नहीं आएगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। क्लियर हुआ। सूडो फोर्स क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ऑब्जर्वर कौन सा है, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है। ठीक है, नाउ अब क्या किसी फोर्स को ब्रेक करना है कंपोनेंट्स में, चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई इसका मोशन कहाँ हो रहा है या एक्सपेक्टेड मोशन कहाँ पर है। इस ब्लॉक का जो मोशन है बेटे वो कहाँ हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है। तो इस ब्लॉक का मोशन हो रहा है राइट साइड में। क्लियर, ये राइट साइड जा रहा है विद एक्सीलरेशन AW। ये AW के एक्सीलरेशन से राइट साइड जा रहा है। ठीक है, n0 ना तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है ना उसके परपेंडिकुलर है, हमें n0 को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन प्लॉट करूंगा तो ये एंगल 90 बनेगा, ये अल्फा है, ये हो गया 90 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा हो गया। और देखिए ये n0 इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ओवरऑल एंगल, ये वाला एंगल 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा आ गया। ठीक है, अब देखिए n0 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ गया, ये हो गया n0 कॉस अल्फा। साइन वाला पार्ट कॉस के आएगा, परपेंडिकुलर ऐसे आएगा कि n0 का साइन वाला कंपोनेंट और कॉस वाला कंपोनेंट के बीच में ये n0 आ जाएगा। ठीक है, एग्री करते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब सारे फोर्सेस या तो मोशन के अलोंग हो गए या उसके परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो n0 साइन अल्फा मोशन के अलोंग ही मुझे अप्लाई करना होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन के अलोंग केवल एक ही फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, कोई और फोर्स नहीं आ रहा है। और ये फोर्स की डायरेक्शन इसे मैच कर रही है, तो ये प्लस साइन से रिप्लेस होगा, तो n0 साइन अल्फा, यस क्लियर हुआ, n0 साइन अल्फा इक्वल टू m इंटू ए, और इसका मास कितना है, n इंटू एम इंटू ए हो गया a ऑफ w। ये क्या हो गया, a ऑफ w। और यहीं पर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लेता हूं, तो a ऑफ w जो है वो कितना है, a ऑफ r टाइम्स कॉट ऑफ अल्फा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। बस अब एक स्टेप केवल दूर रह गया है। क्या हो गया, अब केवल एक ब्लॉक और रह गया जो मोशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो कौन सा था, रॉड था। तो यहां से बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड। ठीक है, यहां से रॉड का बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, रॉड को बनाइए और जो रॉड से डायरेक्टली अटैच्ड है उसको बनाया आपने, तो रॉड बनेगी और रॉड से डायरेक्टली अटैच, देखिए ये एक की सरफेस आ रही है और साथ में देखो, देखिए डायरेक्टली अटैच्ड ये दो रिजिड सपोर्ट्स भी आ रहे हैं। तो ये बच्चे जो हो गया, ये इसका FBD का फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे ऑल फोर्सेस। पहला फोर्स mg, इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, इसका मास m है तो ये mg आ गया। बेटे सेकंड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आएगा, देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहां से भी आएगा। अब रॉड के लिए, रॉड का जो पोर्शन टच करेगा वो हो जाएगा बैक और सामने आएगा फ्रंट, तो बैक टू फ्रंट सरफेस के नॉर्मल।
एग्री करते हैं, और एन नॉट ही वैल्यू आएगी, क्यों? बिकॉज एवरी रियल फोर्सेस है, तो जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन मिलेगा एन नॉट। एग्री करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एन नॉट। अब बच्चे रॉड का पहली बात तो मोशन कहाँ होना था? नीचे होना था विद एक्सीलरेशन ए आर। हमें एन नॉट को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा कंपोनेंट्स में, बिकॉज एन नॉट ना तो मोशन के अलोंग है ना उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल अल्फा आ रहा है, आप याद करिए हमने बताया था कि ये वाला एंगल अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा आ जाएगा और ये वाला एंगल भी अल्फा आ जाएगा। कैसे आएगा फिर देख लीजिए, ये मिलाया ये 90 हो गया, ये 90 ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90 था और ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। फिर अल्फा ये होगा तो यही करस्पॉन्डिंगली अल्फा इधर भी आ जाएगा। अब देखिए एन नॉट के यहाँ पर दो पार्ट्स करने बनेंगे, जहाँ पर एंगल अल्फा होगा वहाँ पर क्या पार्ट आएगा? एन नॉट का एन नॉट कॉस ऑफ अल्फा, और इधर की तरफ आ गया एन नॉट साइन ऑफ अल्फा, और ये एन नॉट कैंसल कर गया। अब आप देखिए एन नॉट साइन अल्फा, ध्यान देना, एन नॉट साइन अल्फा रॉड को इधर की तरफ लेके आने की ट्राई करेगा, इधर की तरफ, और अब इधर की तरफ जैसे लेके आएगा तो इस वाले सपोर्ट पे रॉड ऐसे गिरेगा, तो यहां से उसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर इधर की तरफ से आएगा, से इसको लिख लिया N1। नॉर्मल रिएक्शन इस वाले सपोर्ट पे रॉड को कुछ जा ही नहीं रहा है। जब रॉड भाई इसको अगर प्रेस करेगा तो रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन एक्शन तो करेगा। रॉड था वो नीचे आया और इधर गया, तो इधर गया तो इस वाले सपोर्ट को प्रेस किया तो ये सपोर्ट उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, वो नहीं देगा, तो इसे नॉर्मल रिएक्शन इस सपोर्ट से आएगा। ये बात बहुत ध्यान देने की बच्चे हैं, ठीक है। सारे फोर्स आ गए, टेंशन नहीं आएगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा, सूडो फोर्स नहीं आएगा, और इवन फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। अब देखो सारे फोर्स बेटे जो हो गए वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग हो गए या उसके परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई करिए। देखिए इस लाइन पे दो फोर्स आ रहे हैं, एक तो mg आ रहा है, एक एन नॉट कॉस अल्फा आ रहा है। mg का एरो इस मैच कर रहा है तो प्लस साइन से रिप्लेस होगा। एन नॉट साइन अल्फा का जो एरो है डायरेक्शन है वो इसके मोशन के अपोजिट है। दो ही फोर्स के बता रहे थे, नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए इज ए आर। इक्वेशन नंबर 3 बन गई बच्चों। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसमें दो अननोन है, देखिए एक एन नॉट है और एक ए आर है। कुछ नहीं करना है आपको, एन नॉट की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करिए, एन नॉट की वैल्यू को यहाँ पर रखिए, एग्री करते हैं, उससे ए आर आ जाएगा, सही है। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3 आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, वो मैं आंसर आपके साथ नोट कर देता हूँ और आप टैली करना, सॉल्व करके ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से जो ए ऑफ रॉड आएगा ये आएगा जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा, और जब आप ए आर की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ए डब्ल्यू आ जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग जब आप देखेंगे तो ए डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी जी डिवाइडेड बाई tan ऑफ अल्फा प्लस एन कॉट ऑफ अल्फा। ये हमारे पास में एक्सीलरेशन ऑफ रॉड एंड वेज आ जाएंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को मैंने कराया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया बच्चों।